हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, जो बेहद ही शानदार अपने आप में टॉपिक कहलाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूं, सारी बेसिक्स चीजें बताऊंगा, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी बताऊंगी इसकी जो होती है। उसके बाद आपसे एक एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बने ना, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, जिससे कि छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट भी आपका छूटे नहीं। और इस तरीके का ये जो टॉपिक होता है, ये थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं कई बार कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में हल्का सा ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट आता है, ट्रिग्नोमेट्री का तो आता ही है। तो इस वजह से इसका जो इंपॉर्टेंस होती है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और पेपर में 110% आता है। आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। बेसिकली होता क्या है, हम अरिथमेटिक में बातें करते हैं तो ज्यादातर नॉर्मल जो आजकल के टाइम पर जो ज्यादा फेमस है वो टॉपिक है आपका प्रॉफिट लॉस, CISI हो गया, है ना, इस तरीके के। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं तो इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला काम करते हैं इसके बेसिक क्वेश्चंस को समझने की। देखिए, आपको यह समझना है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। आप ये समझो, जैसे आप यहां खड़े हो, आप देखो आपकी छत पर कोई खड़ा हुआ है। आपकी मान लीजिए फादर खड़े हुए हैं, आप अपने पिताजी को देखोगे ऊपर, तो कैसे देखोगे, आप नीचे से खड़े हो ऊपर साइड देखोगे। जब नीचे से ऊपर देखते हैं उसी को आप बोलते हो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, समझो आप मेरी बात। जैसे यहां ये एक सरफेस है, आपको पहले समझना है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। जिसको आप उन्नयन कोण बोलते हैं। ओके, तो उन्नयन कोण क्या होता है, एक एग्जांपल के लिए लीजिए, आप यहां खड़े हो, यहां पास ये छत है, छत की हाइट पूरी आपकी ये हो जाएगी। ओके, यहां पास कोई खड़ा है आपकी छत में। जब आप नीचे से जब आप नीचे से देखोगे ऊपर के साइड, तो एक एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा ऐसे। यही एंगल आपका कहलाता है व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, उन्नयन कोण कहलाता है। मतलब आप नीचे से जब ऊपर साइड देखते हो तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। दूसरे हम एंगल की बात करें तो बोलते हैं इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। तो देखिए अब नमन कोण क्या होता है। अब मान लीजिए यहां सिचुएशन चेंज होती है, आप अब छत में चले गए और छत से आप नीचे जा रहे लोगों को देखते हो। उस कंडीशन में बनने वाला जो कोण होता है वो अवनमन कोण होता है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। आप जैसे यहां पास खड़े हुए हो छत में, ठीक है, मैं यहां पास ये बनाता हूं आपकी आईज। यहां से आप देखिए यहां पास कोई इंसान जा रहा है या आ रहा है, आप उसको यहां से यहां देखते हो, ठीक है। तो जो बनने वाला जो कोण है, देखिए सिंपल सी बात समझना, यहां से जो ये वाला एंगल बनता है ये कहलाता है अवनमन कोण, ये वाला कोण कहलाता है अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। आपने ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है एक रेखा, यहां पास जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी जो आपका एकांतर कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझो, जैसे ये वाला है, ये कुछ ऐसे ही तो है, ये कुछ ऐसे ही तो बना है, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो अवनमन कोण में ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं,
आप ये समझो, यही तो उन्नयन कोण भी कहलाता है और यही आपने अवनमन कोण भी बोल दिया, इसलिए बोला ये जाता है जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा हमेशा ही बराबर होते हैं। अवनमन कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। जो उन्नयन कोण होता है और अवनमन कोण होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। कुछ एक और बातें आप समझिए, आप क्योंकि इस आपकी आंखें यहां से यहां देख रही हैं, इसी को बोलते हो आप लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं आप? लाइन ऑफ साइट। मतलब क्या हुआ? दृष्टि रेखा बोलते हैं इसको, दृष्टि रेखा बोला जाता है इसको, ठीक है। ये जो लाइन ये बेस कहलाता है, इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। आप नॉर्मली बोलेंगे हिंदी में तो क्षैतिज रेखा कहलाएगी ये, ठीक है। और ये आपकी क्या कहलाती है? हाइट कहलाएगी। ओके, अब ये तो बेसिक सी बात थी कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपके इक्वल होते हैं, है ना। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब टाइम आ चुका है इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करें। उसमें 3 एंगल्स आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बताता हूं क्या। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। चलिए मैं जब इसको हटाऊं और आपको एक बेसिक सी चीज बस इसमें और ध्यान रखना, उसके बाद आपको पूरे टॉपिक में कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ वन एंड ओनली इतना ही है जितना मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको 3 एंगल्स की इंफॉर्मेशन मैं देता हूं। देखिए ये तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा यहां पास। ओके, आप सिर्फ इतना ध्यान देना है, मान लीजिए यहां पास कितना है? ये 30 है। अब एक बात बताइए, अगर ये 90 ये 30 तो ये तो 60 ही होना है। और अगर ये इस बार इसी लाइन में यहाँ 90 है तो यहाँ पास क्या आ जाए? 60। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। आप ये बताइए अगर ये 45 हो जाए तो ये वाला भी 45 होगा। मेरा पॉइंट बस इतना है कि अगर कोई एंगल यहां पास आपको उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री देकर रखा है तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो 1 रेशियो में होगी। यहां पास 60 है तो ये कितना होगा? √3 होगा। और 90 के सामने वाला हमेशा ही 2 होगा। इस तरीके से देखिए, ये 90 था तो 90 के, ये 60 था तो 60 के सामने वाला √3 है, तो यहां पास भी तो 60 के सामने है। आप क्या लिखोगे? √3 लिखोगे। 90 के सामने क्या लिखोगे? आप 2 लिखोगे। यहां 60 है तो यहां 30 है, 30 के सामने हमेशा ही 1 लिखना। देखिए 30 आए तो 30 के सामने 1 लिखना है। ये रेशो कहलाते हैं। मतलब 30, 60 और 90 का जब रेशो बनेगा एंगल का तो 30 के सामने आप 1 लिखोगे, 60 के सामने आप लिखोगे कितना? √3, और 90 के सामने लिखेंगे आप कितना? 2। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पास जब 45 का देखोगे तो 45 के सामने भी 1 आएगा, और यहां 45 है तो यहां भी 1 आएगा, और ये कितना आएगा? ये आपका 90, 90 ये कितना बनेगा? √2। अच्छा, ये आता कहां से? अगर आपके मन में ये आए तो आप एक बात बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर आपका लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी? 1/2। तो देखिए 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो लंब कितना है? 1, और कर्ण कितना है? 2। तो सिंपल सी बात है, ये वाला तो √3 ही होगा। या आप मान लो cos 30 की वैल्यू निकालिए, कितना होता है? cos होता क्या है? आधार बटे कर्ण होता है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप एक बात बताइए, तो आधार तो आपका ये होगा, तो √3 यहां लिखा, कर्ण क्या होगा? तो कर्ण ये 2 होगा, तो 2 लिख दिया। अब tan में देख लीजिए ना, tan 30 की वैल्यू देखिए, tan 30 क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? पहले आप ये बताइए। आप बोलेंगे सर tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो लंब कितना हो जाएगा? 1, और आधार कितना हो जाएगा? 30। तो इसी तरीके से सब आ जाते हैं, बस आपको नॉर्मली रेशो याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अपन आगे।
बस अपने को ये रेशियो अगर पता है तो बिलीव मी क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज नहीं करता हूं, यहां पास मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूरी है तो सीढ़ी की लंबाई बताओ। समझिए आप, मान लिया ये एक दीवार है, आपने देखा ही होगा दीवार बिल्कुल सीधी ही होगी, इससे आपने सीढ़ी टिका कर रखी हुई है ऐसे, और जब सीढ़ी टिका कर ऐसे रखी हुई है तो वो बोलता ये है कि भूमि के 36-60 डिग्री का कोण बनाती है। कौन? सीढ़ी। ये आपकी सीढ़ी हो जाएगी, तो यहां से ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब यदि सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर दीवार ये है आपकी, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर है। ओके, अब आपको क्या करना है, तो बोलता है सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, यानी आपसे ये पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई बताइए। आप क्या करेंगे, देखिए 60 के सामने वाला रेशियो देखिए क्या है, 60 के सामने है √3, तो यहां लिखेंगे आप √3। ये कहलाएगा 90, 90 के सामने आप लिखेंगे 2। अच्छा ये 30 है, तो 30 के सामने क्या लिखेंगे? 1। तो ये जो 1 आया ये 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा भाई मुझे 2 यूनिट बताओ, क्योंकि ये वाली लेंथ तो 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? अब बोलेंगे सर 20 हो जाएगी। देख रहे हैं कितना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से। चलिए इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। बोलता है किसी खंभे के शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब इसकी ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई के बराबर हो। ठीक है, आप समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, समझिए। ये है सूरज दादा अपने, ओके, ये कोई एक मान लीजिए खंभा है। अब खंभे से इनका ये यहां पास लाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी? लाइट पड़ेगी। तो अब यहां पास जब लाइट पड़ेगी तो ये होगा क्या, सही मायने में ऊपर से देखा जा रहा, तो यहां पास से देखोगे तो ये वाला कोण अपने को चाहिए, लेकिन यहां पास तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जाएगी, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई यानी उन्नयन कोण की बात की गई, लेकिन यहां से जो एंगल बन रहा, मान लीजिए ये कितने का बनेगा? ये थीटा का बनेगा, तो ये वाला भी एंगल थीटा का बनेगा, और उन्नयन कोण को आपका यही कहलाएगा। अब बोल वो ये रहा है कि जो आपकी इसकी ऊंचाई इसकी छाया की, देखिए तो छाया कितनी, यहां पास से यही तो ये खंभा है, इसकी ये छाया कहलाएगी, ये वाला क्या कहलाएगा? इसका छाया कहलाएगा। और जो ये छाया कहलाएगी ये वाला और ये ऊंचाई बराबर है, यानी अगर ये 1 अनुपात में है तो ये भी 1 अनुपात में है। आप 10 लोगे तो इसको भी 10 लोगे, तो अनुपात तो सेम आएगा। ये कब होता है, किस कंडीशन में ये और ये सेम होता है? आप बोलोगे सर ये तो 45 में होता है सेम, तो यहां पास जो आने वाला एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। बोलिए ये तभी पॉसिबल है जब ऊंचाई और आपका जो शैडो बन रहा है, छाया बन रही है, वो क्या हो? इक्वल हो, तभी वहां का कोण 45 डिग्री बनेगा। तो हम डायरेक्टली बता देंगे सर ये वाला आंसर तो आपका 45 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप रीड करिए, देखते हैं क्या बोल रहा। एक लड़का एक स्तंभ के पास खड़ा है जो 2.7 मीटर ऊंचा है, यानी स्तंभ ऊंचा है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो लड़के की स्तंभ से दूरी बताइए। देखिए ये कोई एक स्तंभ है, यहां पास कोई एक लड़का खड़ा है और बोला है कि ये स्तंभ 2.7 मीटर ऊंचा है। अब बोल ये रहा है कि ये जो लड़का है और स्तंभ की ऊंचाई से इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? आप बोलोगे सर 30 डिग्री बन रहा है ये तो। अच्छा ये स्तंभ है, ये लड़का है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी ही तो आपसे पूछा, यानी यही तो पूछा है। अब आप एक बात बताइए, सिंपल सी बात, देखिए 30 के सामने का रेशियो होता है 1 यूनिट, ये 90 के सामने का यूनिट होता है 2,
ये 60 है तो इसके सामने यूनिट होता है √3। अब एक यूनिट बराबर 2.7 देकर रखा है, आपसे दूरी ही तो पूछा है, यही तो दूरी कहलाएगी कि स्तंभ से लड़के के बीच की दूरी। तो √3 की जो वैल्यू होती है वो आपको 1.73 पेपर में देकर रखा था, पुट करना है। तो एक यूनिट की वैल्यू 2.7 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2.7 का, तो 1.73 मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2.7 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए आप, 27 टाइम कितना होता है 81, यहां से लगाइए आपकी 8, 27 सत्ते होता है 189, आप इसको ऐड करोगे तो 197 आ जाएगा आपका। अगेन 19 आया, 27 से कम 27, आपका ये कितना बनेगा, ये ऐड करोगे 46। तो आप देखिए यहां पास ये लगभग ये 4.671 आया, यानी लगभग आप 4.68 इसका फाइनल आंसर बोलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में यही देकर रखा है, एक्यूरेट देकर नहीं रखा है, ठीक है। चलिए ये थी अब आपकी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत ही आसान लग रहा होगा जो मैं बताने का ट्राई करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप रीड करिए क्या बोल रहा है। एक पतंग एक तार से जुड़ी होती है, डोरी की लंबाई क्या होगी जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर। समझिए आप बात है ना, मैं अगर यहां से पतंग उड़ाऊंगा तो डोरी मेरे हाथ में रहेगी, पतंग तो ऐसे ही जाएगी, तो ये डोरी की लंबाई हो गई। अच्छा, यहां से अर्थ से उसकी ऊंचाई कितनी है, वो उसकी ऊंचाई होगी, तो 90 मीटर ऊंचा पतंग उड़ रहा है। समझो यहां पास एक ये डोरी है, डोरी से पतंग उड़ रही है, ये कोई यहां ऐसे पतंग उड़ रही है, इसकी जो ऊंचाई है किसी धरती से अर्थ से वो कितनी है आपकी 90 मीटर देकर रखा है, और बोलता है कि उसके कोण जो बनता है वो कितना बनता है आपका 30 डिग्री बनता है कोण। तो अभी आपने सीखा कि 30 डिग्री के सामने, तो फिर हम ये वाला देखेंगे, तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2 होता है, ये 60 है तो इसके सामने कितना हो जाएगा √3। तो एक यूनिट की वैल्यू 90 है, आपसे बोल क्या रहा है डोरी की, भाई डोरी की लंबाई तो आपकी यही होगी ना, तो एक यूनिट बराबर 90, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर ये तो 180 हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया 180 आ गया। बस इसमें आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी ऊंचाई क्या है, आपको क्या लेंथ देकर रखा है, धरती से उन्नयन कोण से उसका कोण कितना बन रहा है, अवनमन कोण कितना बन रहा है, आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड करिए क्या लिखा है, लिखा है समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 110 √3 मीटर ऊंची है तो बिंदु P की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात करिए। देखिए यह बिंदु क्या हो गया P, बोलता है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए कोई एक मीनार है, मीनार के शीर्ष का यहां से इसको मिलाओगे तो इसका उन्नयन कोण जो बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है आपका 30 डिग्री, और इसकी ऊंचाई मीनार की देकर रखी है कितना 110 √3 मीटर देकर रखी है। अब आपसे बोलता है मीनार के पास से, मतलब यानी ये इसका जो निचला हिस्सा है, मीनार से जो बिंदु P के बीच की दूरी है वो कितनी है। आप एक बात बताइए, सिंपल सी बात, ये आपका 30 है, ये आपका 60 है, ये 90 के सामने आपका 2 यूनिट लिखोगे, 30 के सामने आप 1 यूनिट लिखोगे, और 60 के सामने कितना लिखोगे √3। अब एक बात बताइए, एक यूनिट की वैल्यू 110 √3 देकर रखा है, तो इसी में तो मल्टीप्लाई करना है 110 √3, तो आंसर कितना आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, गुणे 3, तो दैट मीन्स कितना आया 330 मीटर की दूरी पर है बिंदु P मीनार से। तो ये थी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की। मैं जरूर ट्राई करूंगा कि आगे इसके और ज्यादा टफ क्वेश्चंस लेकर आऊं, लेकिन इसको बहुत ही आसान मैंने बनाने का प्रयास किया है। इसको जरूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, और आपको अगर लगता है कि हम कुछ
आपको ऐसे वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं जिससे आपको नॉलेज गेन हो रही है। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी करिए, इससे हमें मोटिवेशन जरूर मिलेगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए।